सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा खान। कौन बनेगा निगरा वजीर आजम? पाकिस्तान की तारीख में कभी निगरा वजीर आजम की इतनी अहमियत नहीं रही कि जितनी कि शायद इस बार हमें देखने को मिल रही है। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक 5 नाम फाइनल कर लिए गए हैं, जिनमें से एक का इंतखाब किया जाना है। अगरचे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी किसी सियासतदान को ये जिम्मेदारी सौंपने के हक में थे, लेकिन इतलात ये आ रही है कि साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी, साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद और साबिक चेयरमैन सेनेट मोहम्मद मियां सोमरो के नामों पर भी गौर किया जा रहा है। खैर, हतमी नाम आने से पहले ये सब क्यास आराइयाँ ही हैं। अच्छा, सारी जमातों को इंतखाबात 2 से 3 माह में होने की उम्मीद थी, जिस पर वज़ीर आज़म के इंटरव्यू ने ठंडी डाल दी है। शहबाज साहब ये फरमाते हैं कि नए इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत ही होंगे। सुनिएगा। नई डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज ताहाल सामने नहीं आए हैं, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन को नए सिरे से हल्का बंदियों के लिए वक्त दरकार होगा जिसमें महीनों लग सकते हैं। आइन के तहत कौमी असम्बली की नशिस्तें आबादी की बुनियाद पर सूबों में तकसीम की जाती हैं। नई मरदमशुमारी के तहत नशिस्तें शामिल करने के लिए आइनी तरमीम बहुत ज़रूरी होगी। निगरां हुकूमत ये सब कैसे कर पाएगी, और क्या इसे बाइख्तियार बनाने का एक मकसद ये भी था? अब ये तो आने वाला वक्त ही बता देगा। अच्छा, मुल्क में अब तक 11 इलेक्शंस हो चुके हैं। 1990 के इलेक्शन से पहली निगरां हुकूमत आई, जिसके बाद सारे इंतखाबात निगरां हुकूमतों ने ही कराए। और उधर इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर फर्द जुर्म 22 अगस्त को आयद की जाएगी। अच्छा, दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में जो 2 अहम पेशरफ्त हुई हैं, आला अदलिया ने पीटीआई की दायर करदा तोशाखाना केस रोकने की दरख्वास्त दोबारा मुस्तरद कर दी है, और इसके अलावा फौजी अदालतों से मुतालिक केस के लिए फुल कोर्ट बनाने की जो दरख्वास्त है वो भी जजिस की मसरूफियत की बिना पर मुस्तरद कर दी गई है। इसके अलावा आज हम मईशत पे भी बात करेंगे, जिस ट्रैक पर लाने के लिए इनकलाबी फैसले किए जा रहे हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में आज जो मेहमान मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और इसके साथ साथ साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन नसरीन हुसैन साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत शुक्रिया मैम ज्वाइन करने के लिए। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद है JUI फेक के सीनियर रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला साहब। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, तशरीफ़ लाने के लिए। तो मैं आपकी इजाज़त से जनरल अब्दुल कयूम साहब से शुरू करना चाहूँगी। अब्दुल कयूम साहब, निगरां वज़ीर आज़म साहब को लेकर इस बार बहुत ज़्यादा ही क्या सराहियाँ हो रही हैं, इसकी क्या वजह है? क्या वजह है कि जो निगरां वज़ीर आज़म है उनका नाम इतनी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया इस बार? देखिए, ये कोई एक्स्ट्रा क्या सराहियाँ नहीं हो रही, एक रूटीन का प्रोसेस है। आपको पता है, जब इस तरह की कोई की अपॉइंटमेंट या पिवटल पोस्ट के लिए वो जब भी होता है तो बहुत सी क्या सराहियाँ होती हैं। हत्ता कि जब आर्मी चीफ लगाना होता है तो आप देखते हैं कि कितनी क्या सराहियाँ कितना पहले शुरू हो जाती है। ये एक रूटीन का इशू है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि आपको केयर टेकर एक प्राइम मिनिस्टर लगाना है ताकि वो इलेक्शंस वगैरह करा सके। मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि दुनिया के तकरीबन 200 ममालिक हैं, उनमें से सिर्फ 4 या 5 में ये केयर टेकर वाला सिस्टम है। अदरवाइज आई थिंक वी शुड ट्रस्ट अवर इंस्टीट्यूशंस। हमारा इलेक्शन कमीशन इतना मजबूत होना चाहिए, अदलिया का निज़ाम इतना बेहतर होना चाहिए, और एहतसाब का निज़ाम इतना अच्छा हो कि अकाउंटेबिलिटी हो सके। तो फिर जो प्राइम मिनिस्टर होता है उस पीरियड के लिए जब इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो बहुत सी पावर्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास चली जाती है और वो उनको करता है। तो बहरहाल अभी जो नाम ये कह रहे हैं, कभी ये डिस्कशन होती है कि पॉलिटिकल होना चाहिए या नहीं। कल भी मैंने शायद आप लोगों के ये प्रोग्राम में कहा था कि बहुत से लोग पॉलिटिकल थे जो केयर टेकर, मसलन गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब केयर टेकर थे, बलक शेर मजारी साहब थे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, महराज खालिद साहब थे। और ये ज़रूरी नहीं है कि टेक्नोक्रेट ही हो। एक जो टेक्नोक्रेट आए थे मोइन कुरैशी साहब, अल्लाह उन्हें बख्शे, अभी वो फौत हो गए। उनके साथ मैं मिलिट्री सेक्रेटरी था फॉर दैट ड्यूरेशन, और मैं उनका वो देख रहा था जैसे वो बड़े दयानतदार अच्छे इंसान, और वो वर्ल्ड बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे। लेकिन उन पे भी पार्टियां मुतमईन नहीं थी, लगा बैठे थे। लगाने के बाद जब उन्होंने अपना काम शुरू किया और वो उन्होंने देखा कि इकानमी के वो माहिर थे,
उनके साथ जावेद बरकी साहब और ये बात, तो पहली बात आई कि बहुत से लोग बैंक डिफॉल्टर हैं अरबों रुपए के। तो उन्होंने कहा जी ये लिस्ट तो सामने आ जानी चाहिए। वो लिस्ट जब आई तो सारी पार्टियां भी नाराज होगी, सारे लोग, कोई पार्टी भी खुश नहीं थी कि ये क्या, आपका ये रोल नहीं, आप ये ना करें वो ना करें। तो इसलिए मेरे ख्याल में पॉलिटिकल हो तो सारी पार्टियां जिसके ऊपर एग्री करें वो आए, और उसकी अलाइनमेंट खत्म करने का एक ही तरीका है कि वो रिजाइन करें अपनी पार्टी से, और इस ड्यूरेशन के लिए वो एक रियासती ओहदे पे आ जाए। जैसे मुल्क का सदर है वो पार्टी का होता है लेकिन रियासती ओहदे पे आता है तो पार्टी से रिजाइन कर देता है, गवर्नर है। इसी तरह ये केयर टेकर आ जाए और हलफ उठाए कुरान के ऊपर कि भाई मैं दयानतदारी के साथ, एक गैर दयानतदारी के साथ इसको चलाऊंगा, और खत्म होने के बाद फिर जिस मर्जी की पार्टी में दोबारा ज्वाइन करें। आई थिंक ये हमारी इंटेग्रिटी का और हमारे कैरेक्टर का है, हम अननेसेसरी इन चीजों में पड़ जाते हैं। ठीक है जी। हाफिज साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने अब्दुल क़य्यूम साहब को भी सुना। ये जो बड़ी जल्दी में, उजलत में जो बिल पास करवाए जा रहे हैं उस पर एतराज़ात इत्तेहादियों की जानिब से भी उठाए जा रहे हैं। मैं आपकी पार्टी का इन बिलों के हवाले से क्लियर कट मौक़िफ़ जानना चाहूँ, क्या मौक़िफ़ है आप लोगों का JUI वालों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए बात यह है कि जब से PDM की हुकूमत आई है, जब अपोजिशन में थी तो भी हमेशा फ़ैसले मुशावरत से होते थे। मुख्तलिफ़ ख़याल जमातें, मुख्तलिफ़ नज़रियात की शामिल जमातें, ख़यालात मुख्तलिफ़ हो सकते हैं और मुख्तलिफ़ होते हैं यकीनन, लेकिन जब हुकूमत में आई तो ये सख्त मरहला है। मुख्तलिफ़ हुकूमत में आपको पता है बहुत सी मुश्किलात होती है और मुश्किल फ़ैसले करने होते हैं, और ऐसे फ़ैसले करने होते हैं जिससे आपकी सियासी इमेज ख़राब हो जाता है, आपकी सियासत को, आपकी वोट बैंक को नुकसान होता है। लेकिन फिर भी PDM में जितनी भी शामिल जमाती थी और इत्तेहादी हुकूमत में स्मूथली आहिस्ता आहिस्ता कदम ब कदम ज़मीन पूंक के उन्होंने कोशिश की कि मईशत को कैसे मजबूत करेंगे, सियासी इस्तेहकाम कैसे पैदा करेंगे, खारिजा महाज पर पाकिस्तान को कैसे अपने दोस्तों से दोबारा उनके ताल्लुकात बहाल करेंगे, क्योंकि आपको पता है ताल्लुकात बहुत ख़राब हो चुके थे। अभी तक तो जितने भी फ़ैसले हुए, जितनी भी कानून साजी हुई, मुशावरत से होती रही, एक दूसरे को एतमाद में लेते हुए। लेकिन बदकिस्मती से अभी जो मैं देख रहा हूँ दूर से और सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं पार्लियामेंट में नहीं हूँ फ़िलहाल, तो वहाँ अक्सर इत्तेहादी जमातों का ये एतराज़ होता है कि कानून साजी में जो लीडिंग पार्टी है PMLN, वो अपने इत्तेहादियों को एतमाद में नहीं लेती। एवन PMLN के जो अंदर के लोग हैं, जैसे कि सीनेट में उनके सीनेटर्स ने आवाज़ उठाई, मुख्तलिफ़ कानून साजी के मौके पर मुखालफत की। आज मेरे ख़्याल में कौमी असम्बली में भी इत्तेहादी जमातों ने आवाज़ उठाई, सीनेट में भी मुखालफत हुई। अब ये सवाल PMLN से होनी चाहिए। ये अब्दुल क़य्यूम साहब आपसे मैं इस पे जवाब लूँगी जब आपकी बारी आएगी। कानून साजी जब होती है, यानी एक ही दिन में आप 52 बिल्स या 52 कवानीन पास करते हैं एक ही दिन में, या एक ही दिन में 29 कवानीन पास करते हैं, मंजूर करते हैं, और किसी में भी आपने जो अहम कवानीन है आपने अपने इत्तेहादी जमातों को एतमाद में नहीं लिया, और वो बरमला पार्लियामेंट में खड़े होकर इजहार करते हैं तहफ़्फ़ुज़ात का और सवालात उठाते हैं कि आखिर इत्तेहादी जमातों के साथ और अपनी हुकूमत में शामिल पार्टियों के साथ, यानी आप ये समझे कि आज पार्लियामेंट में हुकूमत ने हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया, हुकूमत ने हुकूमत की मुखालफत की इस कानून साजी के माहौल में। तो ये नौबत क्यों आई? इस किस्म की कानून साजी क्यों की जाती है जिसमें आपको जल्दी है और जल्दबाजी से काम लेते हैं और अपने इत्तेहादियों से मुशावरत करने का मौका ही नहीं मिलता है। ठीक है जी। तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है, ये नहीं होना चाहिए। जैसे कि मसलन एक कानून जो सीक्रेट एक्ट के हवाले से जो तरमीम आई है, उसमें एक पैरा ये है कि आप फोर्सेस को, इदारों को ये इजाज़त देते हैं इस कानून के तहत कि जब भी आपका जी चाहे किसी के घर में घुस भी सकते हैं, किसी को गिरफ़्तार भी कर सकते हैं, और किसी को उठा भी सकते हैं, रास्ते में भी तलाशी ले सकते हैं, रात के अंधेरे में भी ले सकते हैं, बग़ैर किसी वारंट के, बग़ैर किसी इजाज़त के। तो ये किस किस्म की कानून साजी है? इसमें तो कल यही जमहूरी पार्टी ये उनकी गले का पंदा बनेगा ये कानून साजी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि
कानून साजी से पहले मुशावरत करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है नसरीन साहिबा, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। नई मरदमशुमारी के तहत जो हल्का बंदियाँ हैं नसरीन साहिबा, उसमें कितना वक्त लग सकता है, और ये जो महीनों की बात की जा रही है, कितने महीने हो सकते हैं कि इंतखाबात इतने महीने आगे चले जाएं? देखिए, जो मरदमशुमारी का जो मसला है ये कोई नया मसला नहीं है। ये कम से कम 45-46 साल पहला है, जब एक ख़ास शहर को, उसकी आबादी को बहुत कम कर दिया गया सिंध प्रोविंस में, और उस वक्त लोग आवाज़ नहीं उठाते थे। कराची में हुआ था कि कहा गया कि जी इनकी जो 80,000 उस वक्त जो थी 80 लाख्स जो थी उसको 56 लाख्स कर दें। अचानक से इतना कम मार्जिन रखा गया कि ताकि आबादी ज़्यादा दिखाएंगे तो इनको सीटें भी ज़्यादा देनी पड़ेंगी और इनके लिए बजट भी ज़्यादा बनेगा, कि कोई आवाज़ नहीं उठाता था। लेकिन फिर इस पर आवाज़ उठी तो उसके बाद दूसरे प्रोविंसेस से भी, दूसरे लोगों ने भी, पंजाब ने भी कहा हम सेटिस्फाइड नहीं हैं अपने सेंसस पर। फिर सिंध ने कहा, इंटीरियर सिंध ने भी यही कहा कि हम इस पर जो है वो राज़ी नहीं है, इस पर कंसेंसस डेवलप नहीं हो रहा था। तो भाई ये चीज़ें आज करने वाली तो है नहीं। अभी तक आपने पुराने जो सेंसस हैं उसका रिज़ल्ट ही अनाउंस नहीं किया। फिर डिलिमिटेशंस जो हैं, जिन्हें आप हल्काबंदियाँ कहते हैं, जब तो ऑटोमेटिकली जब आपके सेंसस जो हैं वो बेईमानी से होंगे, बदनीयती से होंगे, तो फिर डिलिमिटेशंस में उन लोगों को सीटें कम मिलेंगी जिनको ये नहीं चाहते कि वो आगे बढ़ें। अब ये बड़ा पुराना और बड़ी जेन्युइन शिकायत थी कराची के लोगों की। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि जब भी वो इनके साथ असेंबलीज़ में बैठे हैं, इन्होंने उस पर कोई ठोस इक़दाम करने के लिए ज़ोर नहीं दिया। सिर्फ एक दफ़ा इन्होंने बाइकआउट किया था इलेक्शन का, तो उसका खुद नुकसान खुद MKM को हुआ था, जो कराची की जमात कहलाती है। तो ये पुराना मसला है। दूसरी बात यह है कि डिलिमिटेशंस में भी और सेंसस में भी हर पॉलिटिशियन को शिकायत होती है, जिसका जैसे बेईमानी के वक्त, वो पोलिंग के वक्त कहा जाता है हार गए तो बेईमानी, जीत गए तो बिल्कुल सही हुआ है। ये बड़ा घिसा पिटा जुमला आपने हर जगह सुना होगा। भाई एक ऐसा डिपार्टमेंट है पाकिस्तान का जिसके डिलिमिटेशंस और सेंसस सिर्फ वो डिपार्टमेंट शामिल हो, आप एक उसको दे दें, ये काम वो करेगा। अगर आप किसी एक ऐसे प्रोविंस के, ख़ास तौर पे मैं सिंध पर फोकस करूंगी, सिंध में अर्बन और रूरल का हमेशा झगड़ा रहा है। अर्बन जो कराची है उनको शिकायत रहती है कि जी हमें सही गिना भी नहीं गया, इसलिए हमें सीटें भी कम मिली। अब ये जो इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात हो रही थी वो भी कहीं किसी डस्टबिन में फेंकी हुई हैं। और ये बात भी गलत है कि जो रिफॉर्म्स हैं वो असेंबली करे। असेंबली का काम रिफॉर्म्स करना नहीं है, माफ़ कीजिएगा, असेंबली का काम लेजिस्लेशन करना है। बिकॉज दोज हु आर बेनिफिशरी ऑफ दिस डर्टी सिस्टम, वो कैसे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मांगेंगे कि वो ऐसी इस्लाहात करें जो आवाम के हक़ में हो। जैसे कानून साजी, अभी लेटेस्ट ये कल परसों से जो तमाशा लगा हुआ है, आज इन्होंने 53 बिल 2 दिन में इन्होंने पास कर लिए, मंजूर भी करा लिए। जैसे हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने भी कहा, उसमें मशावरत भी नहीं की गई। चलिए मशावरत से ही कर लेते तो लोग कहते भी ठीक है, सबका कंसेंसस है। लेकिन ये जो रिफॉर्म्स वाला इन्होंने रफ्फड़ डाला, आपको मैं बताऊं फिज़ा, व्हेन आई वाज इन सर्विस, ये काम मैंने और एक हमारे पास शेर अफगन साहब थे जो सुप्रीम कोर्ट से आए थे एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ, उन्होंने बड़ी मेहनत की थी इस पर। और हमने ये रिफॉर्म्स उस वक्त कर रही थी, ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का। तो उससे भी बहुत पहले इन्हीं की मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी, उस वक्त नून काफ का मसला नहीं था, खाली मुस्लिम लीग थी। तो अकरम शेख जो बहुत बड़े एडवोकेट भी हैं और इनके वकील कहलाते थे, इनके साथ एक खातून आई थी लंदन से जो बैरिस्टर भी थी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए। उन्होंने, उस लड़की ने बहुत काम किया था। वो जब सारा काम तैयार हो गया, हमने ये असेंबली को भेजा कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उनको वोट का राइट दिया जाए। तो ये तकरीबन 27 साल पुराना मसला है जो हम इलेक्शन कमीशन हमेशा कहता है कर दें। उसके बाद बदकिस्मती ये हुई कि हमारे यहाँ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स आते रहे वो पार्टीजन होते चले गए। कोई पीपल्स पार्टी का फेवरेट था तो कोई मुस्लिम लीग नून का। लिहाजा जब जानिबदारी होती है और इंटरेस्ट ग्रुप सामने आता है इलेक्शन कमीशन का, तो फिर लोगों को उस इलेक्शन के क्रेडिबल होने पर शिकायत रहती है। अब जो बात हो रही है, ये वक्त है सेंसस और डिलिमिटेशंस पर बात करने का, जब इलेक्शन आपके सर पे खड़े। दूसरे, मुझसे बड़ी अच्छी बात जनरल साहब ने कही कि पूरी दुनिया में 2-4 ही मुल्क हैं जिनको केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो उसको कंडक्ट कराती है इलेक्शन को। हम समझते हैं कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी मर्जी के सारे कानून, अपनी मर्जी की सारी तरमीमें ये लोग पास करवा लेते हैं। आज तक इन्होंने कभी उस वोटर से जाकर नहीं पूछा जिससे वोट लेकर आते हैं कि हम जो तरमीम करने जा रहे हैं
इससे वोटर को क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है। ये वो बुनियादी चीज़ें देखने वाली, अगर इनको देखा जाएगा तो ना तो असेंबली पार्लियामेंट के लोग अपने हक में मसलन तनख्वाहें बढ़ाने का सब मुत्तफ़िक़ा तौर पे आपने देखा होगा पास कर लिया जाता है बिल, अपनी तनख्वाहें, अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस। ठीक है जी, चलें, आपका पॉइंट आ गया। आपकी इजाज़त से मैं जरा अब्दुल कयूम साहब की तरफ जाना चाहूँगी। अब्दुल कयूम साहब, अगर आप नसरीन साहिबा मेहमान की तरफ जाना है। मैं दूसरे मेहमान की तरफ जा रही हूँ आपकी इजाज़त से, क्योंकि वक्त की कमी भी, मुझे ब्रेक पे जाना है। आपको मैं दोबारा मौका दूंगी ब्रेक के बाद। अच्छा अब्दुल कयूम साहब, अगर आप इनकी बात पे भी कोई कमेंट करना चाहें। उससे पहले हाफिज साहब ने कुछ सवालात उठाए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कुछ सवालात वो पूछ रहे थे, उस हवाले से भी जरा अपना कॉमेंट दीजिएगा। और ये जो ख्वाजा साहब 5 नामों का जिक्र कर रहे हैं, जरा आप कंफर्म कर सकते हैं कि कौन कौन से नाम, या इनमें सिर्फ सियासतदान ही होंगे या कोई और भी हो सकता है? जी फिजा, दोनों मेरे भाई हमदुल्ला साहब और बहन नसरीन, इनके पॉइंट फंडामेंटली बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं और इनके ऊपर सोल सर्चिंग करने की ज़रूरत है। लेकिन इनको मैं 1 बाय 1 लेता हूँ। हमदुल्ला साहब मेरे कोलीग हैं, हम इकट्ठे तकरीबन एक सीट पे बैठ के तो सेनेट में करते थे और मैं हमेशा इनकी बातों से सीखता था। बहुत अच्छी इनकी कंट्रीब्यूशन होती है और अभी भी ये पीडीएम का हिस्सा है। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि ये बिल्स हैं, इनको इतना एक्यूमुलेट हो के इकट्ठा करना अगर ये ज़रूरी है तो ये वक्त से पहले हो जाने चाहिए। लेकिन मुझे जो बताया गया वो ये है कि देखिए, इन सारे जो बिल्स लेके आए हैं, इनकी पहले जो पीडीएम के सारे मिनिस्टर्स बैठ के कैबिनेट के अंदर उन्होंने इनको अप्रूव किया है। मतलब है, हर आज अगर रज़ा रब्बानी साहब एतराज़ कर रहे हैं तो बेसिकली वो एतराज़ अपने चेयरमैन पे कर रहे हैं। वो इस पार्ट ऑफ दी आपकी कैबिनेट के अंदर वो वज़ीर ख़ारजा हैं। इसी तरह बाकी पार्टियों के भी नुमाइंदे हैं और वहाँ बैठ के जब ये चीज़ें ओके हुई हैं तो फिर ये लेके आए हैं। मखसूस हालात है इसमें, बट इवन देन आई वुड अप्रिशिएट एक बीइंग एन एक्स पार्लियामेंटेरियन के जी जो थ्रेड बेयर, उनके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। खा कैबिनेट अप्रूव करके भी भेजे, क्योंकि ऑर्डिनरीली तो कैबिनेट एक पार्टी की होती है। यहाँ तो ये था कि पीडीएम की है और उन्होंने सारों ने बैठ के ये करना है, तो दैट इज़ वाई वो चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन हर पार्लियामेंटेरियन ये कहेगा कि किसी भी बिल को बुलडोज ना किया जाए, टाइम लगाया जाए, बैठ के उस पर डिस्कशन हो और ये प्रोज एंड कॉन्स देखा जाए और फ़ायदा उठाया जाए। तो एक तो ये बात। दूसरी, नसरीन भी फंडामेंटली बातें कर रही है, लेकिन देखिए, मैं और आई एम श्योर अब्दुल्ला साहब मेरे से एग्री करेंगे, पार्लियामेंटेरियन इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि हम स्वीपिंग स्टेटमेंट दे के दें कि ये अपनी सिर्फ तनख्वाहों का जो है उस पर कंसेशन करते हैं। बाकी ऑनेस्टली मैं उधर रहा 6 साल और मैं कमेटियों का चेयरमैन भी रहा। मैंने देखा बड़ी सिंसेरिटी के साथ अपना अपना व्यू पॉइंट वहाँ दिया जाता है और उसको आगे लेके जाया जाता है। अब चूंकि एक ये अबूरी हुकूमत का मसला आ गया है और ये कहा जा रहा है कि अभी उनके पास लेजिस्लेशन उनको करने की उस हद तक इजाज़त नहीं होगी, तो अभी जो चीज़ें ज़रूरी करने वाली हैं कुछ वो की जाए। लेकिन इसके अंदर ये जो आर्मी एक्ट की तरमीम की बात हो रही थी, मेरे ख्याल में इसमें ज़रूर रीथिंकिंग होनी चाहिए कि ये ऐसे। ठीक है, सॉरी अब्दुल कयूम साहब, मैं आपकी बात को काट रही हूँ, ब्रेक का वक्त है। आपने अहम डिस्कशन शुरू की जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी करनी होंगी, तो कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वक्त की अहम ज़रूरत है, जिन पर गौर करने की ज़रूरत है, और इसके अलावा और भी बहुत सी बातें ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हाफिज़ हमदुल्ला साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अहम कुछ पॉइंट रेज़ किए अब्दुल कयूम साहब ने कि कुछ चीज़ें जो करने की ज़रूरत है, तो आपके मुताबिक वो क्या चीज़ें हो सकती हैं? देखिए, मेरे ख़्याल में वो 2-3 चीज़ों की निशानदेही करते हैं जो अभी सीरियसली। एक वो सानिया 9 मई के बाद जो कहा जाता है आर्मी एक्ट के हवाले से कानून साजी, स्पेशल सेक्रेट एक्ट के ख़िलाफ़ जो कुछ हुआ है या जिसने किया या बाद में जो करे, उस हवाले से फिर इस तरह की जो भी मुलज़िम हो इस किस्म की कारकर्दगी, मनफी किरदार उसका नुमायाँ हो, तो उसकी गिरफ़्तारी में, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई में कोई मुश्किल, कोई रुकावट ना हो। और
इसी तरीके से अभी जो निगरान हुकूमत है इसके हवाले से कानून साजी थी मुख्तलिफ़ किस्म की। ये जो कानून साजी हो रही है इसमें अक्सर व बेशतर जो अहमियत दी जाती है वो इसको दी जाती है। हमें कानून साजी पर डॉक्टर फिज़ा कोई इतराज़ नहीं है। ठीक है, कानून साजी पार्लियामेंट है इस काम के लिए कि वो कानून साजी करे और पार्लियामेंटेरियन बैठे भी यही है कि वो कानून साजी करे। इसीलिए तो इन इदारों को मुकन्नना कहा जाता है, ठीक है ना। और ये रियासत का एक बुनियादी सतून और बुनियादी पिलर है और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी भी यही है कि कानून साजी के ज़रिए यहाँ आप वो कवानीन बनाएं जो कौम और मिल्लत के लिए, रियासत के लिए बेहतर हो। ठीक है, लेकिन सवाल ये है जब आप कानून साजी करते हैं, एक तो आपका तरीका ठीक नहीं है, तरीक़ाकार पर हमें एतराज़ है। आप क्यों इतनी जल्दबाजी में करते हैं? 15 महीनों में हम करते हैं, डिस्कस करते हैं उसको, मुशावरत महीनों हफ्तों में हम मुशावरत कर सकते थे। ठीक है, एक तो तरीक़े पर एतराज़ है दोस्तों का और इत्तेहादियों का। दूसरा ये है कि जो कानून साजी की वर्बल है, जो आपने जो कानून साजी तैयार की है, क्या उस कानून साजी में आइन की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही है? इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही है? इजहार राय की आज़ादी के ख़िलाफ़ तो कोई ऐसी चीज़ नहीं उसमें शामिल। यानी बहुत सी चीज़ें उसमें ऐसी शामिल है कि फिर हम न सोच सकते हैं, न बोल सकते हैं, न कर सकते हैं जमहूरी हवाले से, सियासी हवाले से, अपनी निजी ज़िंदगी में। तो इसलिए हम कहते हैं कि तीसरी बात यह है कि आप मुशावरत क्यों नहीं करते? हम कहते हैं कि जब कोalition हुकूमत है, एक इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है, आपको ज़रूरत पड़ी हुकूमत बनाने में, जब पीडीएम अपोजिशन में थी तो वहाँ ज़रूरत थी मुशावरत की भी और मुशावरत के बाद फैसलों की भी। आज आप क्यों मुशावरत नहीं करते हैं? एतराज़ हमारा ये 2, 3, 4 है। ये तो इतने बड़े सवालात भी नहीं है जिसका हल नामुमकिन हो। जहाँ तक जनरल साहब ने बात की कि कैबिनेट में, तो यही लिए इसीलिए तो हमारे दोस्तों ने एतराज़ उठाया कि पार्टी को पता नहीं है, पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया, इसीलिए पार्लियामेंट में उस कानून साजी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जा रही है। अगर फ़र्ज़ करे पार्टी को पहले से मुशावरत में लिया जाता, एतमाद में लिया जाता, फिर मुखालफत क्यों होती है? फिर तो मुखालफत का सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक तरफ आपको मुशावरत में लेके एतमाद में लेने के बाद कानून साजी पार्लियामेंट में आ रही है और फिर आप मुखालफत भी करते हैं। ये तो तज़ाद है, ये तो मेरे ख्याल में मुनासिब भी नहीं है। लेकिन आपके खिलाफ आपके ख्याल में हमारे साथी या दिगर इत्तेहादी जमातें वो गलत बयानी से काम लेते हैं, वो तो बरमला इजहार करते हैं कि ये किस किस्म की कानून है यार, बेल बकरी है या पार्लियामेंट है क्या ये? जब आप वज़ीर बन गए तो इस वज़ीर का मतलब ये या मैं आपके हुकूमत का हिस्सा बनूँ, मैं वो क्या कहते हैं बरादराना माहौल में बात करता हूँ। जब मैं आपके साथ कैबिनेट में हूँ, मेरी पार्टी हुकूमत में है, जो हर नुकसान है वो मेरी पार्टी कबूल करने के लिए तैयार है। जो कुछ हो रहा है मेरे वोट बैंक को नुकसान हो रहा है, लेकिन क्यों? इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप जो भी फैसला करें मुझ में एतमाद लिए बगैर, मेरी पार्टी को एतमाद में लिए बगैर आप फैसले करें। ये मुनासिब भी नहीं है कोalition हुकूमत में, ये इत्तेहादियों के साथ इस किस्म का रवैया ये मुनासिब नहीं। ठीक है, कोalition हुकूमत की बात हो रही है। अब्दुल कयूम साहब, इस हवाले से मैं आपकी तरफ आऊँगी, लेकिन आपसे पहले ज़रा मैं नसरीन साहबा का कमेंट सुनूंगी। नसरीन साहब, जो मुमकिन इजाफी नशिस्तें हैं उनके लिए तो आइनी तरमीम जो होती है वो बड़ी ज़रूरी होती है, तो ये कैसे मुमकिन, कैसे पॉसिबल होगी? फ़िज़ा, आइनी तरमीम के हवाले से तो बहुत ज़्यादा शिकायत हैं कि ये अपनी मर्ज़ी से, जैसे 18वीं तरमीम आई जिसने सिस्टम को इतनी बुरी तरह तबाह किया कि सारे जो आपके जो फंड्स थे वो सारे प्रोविंसेस को चले गए और फेडरेशन के पास ये इख्तियार भी नहीं रहा कि वो पूछ सके कि भाई कहाँ खर्च किया है ये पैसा। तो ये एक बहुत ही बुरी बात है कि आप लेजिस्लेशन करने यहाँ बैठे, रिफॉर्म्स करना, वैसे भी ये बहुत शोर मच रहा है। रिफॉर्म्स करना असेंबली का काम नहीं है, असेंबली का काम लेजिस्लेशन करना है। ये काम कंसर्न इदारा करता है, वो भी एक पैरेलल बॉडी है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन। ये उनका काम था कि तमाम स्टेक होल्डर्स को, हमने कहा था 9 स्टेक होल्डर्स हैं इलेक्शन कमीशन के, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर वोटर है। अब हम कोई स्टोन एज में तो रहते नहीं है, कंप्यूटराइज सिस्टम है। आप एक रेफरेंडम थ्रू कंप्यूटर आप कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि लोग क्या चाहते हैं। बीच में एक बांग्लादेश मॉडल की भी बात उठी थी और हमारे लोग ट्रेनिंग पर भी गए थे बांग्लादेश, और वो हमें सूट कर रहा था। हमारे मुल्क जैसे जमहूरियतों में
वो बेहतरीन सिस्टम है। बांग्लादेश का जो इलेक्शन सिस्टम है, उनका जो बैलेट पेपर है, वो कभी इंशाल्लाह मौका मिला, आपके साथ बात हुई तो मैं डिस्कस करूंगी कि वो हमें सबसे ज़्यादा सूट करता है और लोगों का शोर मचना बंद हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि आईनी तरमीम जो है ना, जैसे अभी ये 53 बिल्स जो हैं, अपनी मर्ज़ी की सारी चीज़ें इन्होंने खुद ही बैठकर 2 दिन के अंदर तय कर ली। मैं हाफिज़ अब्दुल्ला साहब को सेकंड करूंगी इस मामले में कि भाई आपके वो कोलिशन पार्टनर हैं आपके, आप उनसे मशावरत तक करने की आपने ज़रूरत नहीं महसूस की किसी भी पार्टी से। आप 2 बड़ी पार्टियां बैठी और आपने अपनी मर्ज़ी से जो दिल चाहा कर लिया। एक ये बात। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो भी यही काम करेगा, कानून साजी वो नहीं करेगा, वो कानून साजी आप ही से कराएगा, लेकिन उसके स्टेक होल्डर में एक पार्लियामेंट भी है, स्टूडेंट्स हैं, हमने कहा था हाउस वाइफ्स हैं, इसमें इंटेलिजेंशिया है, इसमें एकेडेमिया है, इसमें जो वेल रेप्यूटेड लोग हैं वो नहीं सिर्फ आम आदमी। चूँकि जब आप इलेक्शन की बात करते हैं जमहूरियत की तो आप अवाम का नाम लेते हैं। अब अवाम इतने बेवकूफ़ नहीं रहे, उन्होंने बहुत ज़्यादा, ये मीडिया ने लोगों को अवेयरनेस दे दी है। तो ये जो हर वक्त शोर मचता है कि जी सिर्फ वो लोग वोट डालने जाते हैं, बिरयानी की प्लेट और वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिफाफे वाली लोग जाते हैं, लेकिन हमने ये तजुर्बा भी करके देख लिया कि इमरान खान के लिए वो लोग भी निकले जो बर्गर क्लास कहलाती थी, ड्राइंग रूम्स में बैठती थी, बट बदकिस्मती से उसका नतीजा भी सिफर आया और खान साहब वो परफॉर्म नहीं कर सके उस तरह 4 साल में जितना लोगों ने उनसे एक्सपेक्ट किया था। तो सबसे ज़्यादा दुख यही हुआ कि उन्होंने लोगों को मायूस किया इमरान खान साहब ने। तो ये फार्मूला भी फेल हो गया कि जी वो एक ख़ास क्लास है जो वोट नहीं करती थी, तो उन्होंने भी वोट किया, नतीजा क्या निकला। तो कहीं ऐसी गलती, कहीं ऐसे लूप पोल्स हैं कानून में। ये 2 लोग बैठे हैं माशाल्लाह, जनरल साहब का अपना भी तजुर्बा बहुत ज़्यादा है अपने इंस्टीट्यूशन का, और प्लस एज ए मुस्लिम लीगी इन्होंने, एज ए सियासतदान भी इन्होंने, मुझे पूरा यकीन है उन्होंने अपनी पार्टी को अच्छे मशवरे भी दिए होंगे। तो अब जनरल साहब बताएं कि आपके मशवरे पर कितना अमल किया गया। फिर मौलाना साहब जो है, मौलाना फजलुर रहमान, गवर्नमेंट में होते हैं, उनको इस पर ये होने ही नहीं देना चाहिए था। मैं तो इस पे बड़ी हैरान हूँ कि ये इतनी जल्दी में ये करेपन। दूसरा सवाल आपने हाफिज अब्दुल्ला से पूछ लिया ना, ठीक है, ठीक है, ये दोनों सवाल। तो ये तो ये जो पहले जनरल साहब आपकी तरफ आते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है। नसरीन साहिबा, जनरल साहब, नसरीन साहिबा ने आपके लिए एक सवाल छोड़ा है। बिल्कुल ठीक है, बुनियादी तौर पे हम बिल्कुल फंडामेंटली पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेशन को वेल थॉट आउट और ये बुलडोज नहीं होना चाहिए, और आइन की वायलेशन तो सवाल नहीं पैदा होता कि हो। लेकिन अभी इसकी क्लैरिफिकेशन मेरे ख्याल है कैबिनेट के मिनिस्टर ही दे सकता है जो रेलेवेंट है, वजीर कानून, एंड आई एम श्योर कि वो यही कहेंगे कि ये हमने कंसेंसस अपने तौर के ऊपर कैबिनेट के लेवल के ऊपर बात हुई है तो कैबिनेट से मंजूर हुई है ना, और कैबिनेट में हर पार्टी की नुमाइंदगी है। लेकिन इवन देन हम ये देखते हैं कि कैबिनेट को भी इतनी आज़ादी नहीं है कि वो ऐसे बिल मंजूर करे जो कि हम समझे कि इन दी लॉन्ग रन इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी है या आइन से मुतसादम। मेरे ख्याल ऐसे हो भी नहीं सकता। और अभी देखें 9 मई को जो हुआ, जैसे अब्दुल्ला साहब ने जिक्र किया, उसके बाद जो जिस तरीके से हमारी जग हंसाई हुई और जिस तरीके से लोग इन्वॉल्व हुए, और आगे जून और जुलाई और अभी अगस्त का महीना आ गया, गवर्नमेंट जानी है, तो इनके पास बड़ा थोड़ा सा टाइम है था जिसके ऊपर मेरे ख्याल में बहुत सी चीजें इनको इकट्ठी करनी पड़ी और वो किया। इलेक्शन की बात जो है उस पर भी मैं ये समझता हूँ कि आई डोंट नो कि ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है कि आप हम सेंसस करें और उसमें डंडी मारें। नंबर 1 ये MQM का भी इतराज है, दूसरा का इतराज, मुझे नहीं पता इतराज ठीक है या गलत है, बट मैं ये समझता हूँ कि जब आपने मर्दमशुमारी करनी है कौमी सतह के ऊपर, तो खुदा के लिए आप पोस्टेरिटी के लिए अगले 10 साल ये चलेगा, आप सही तरीके से मर्दमशुमारी करें ताकि डिलिमिटेशन हो सके, और फिर आप अपने जो इलेक्शन कमीशन है इसको इतना मौसर और इफेक्टिव बनाएं ताकि वो फिर आजादाना तरीके से अपनी डिलिमिटेशन करे और ये देखे कि सारे लोगों की वो तकसीम उसके मुताबिक हो। बहुत से टाइम में तो इलेक्शन कमीशन ही गायब थे, एक वक्त में तो टोटल ये फालिज हो गया था इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि एक मेंबर 2 जो थे वो नहीं थे। मैंने इसको सेनेट में उठाया था कि जी ये 2 मेंबर नहीं है और आपको इतनी डिले क्या है, उनके जाने से पहले आपको उनकी रिप्लेसमेंट करनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को मौसर बनाया जाए, उनकी अथॉरिटी हो, वो सेंसस करे, और हमारी ये कोशिश ये होनी चाहिए कि डिजिटलाइज्ड किस्म के रिजल्ट्स के ऊपर नहायत दयानतदारी के साथ, अगर कराची की आबादी
जो सेंसस में आई है कि वो 1.25 करोड़ है या 2 है, और कहने वाले कहते हैं कि 3-3.5 करोड़ है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। छोटे मोटे फर्क जो है वो भी नहीं होने चाहिए आज की इस डिजिटल एज के अंदर। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये हमारे लिए सोल सर्चिंग है, और ये वैलिड पॉइंट है जो दोनों मेरे पार्टिसिपेंट उठा रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि हाफिज साहब, नसरीन साहिबा ने भी ठीक है हाफिज साहब, नसरीन साहिबा ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से, आपकी पार्टी के हवाले से एक सवाल छोड़ा था, उस पर भी कमेंट कर दीजिएगा। और दूसरा ये कि शफाफियत के हवाले से सवाल हर इंतखाबात के बाद उठाया जाता है। बहरहाल अभी तो इंतखाबात कब होते हैं, डिले होते नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिले होते नज़र आ रहे हैं, लेकिन शफाफियत के हवाले से लोगों को यकीन दिलाना, क्योंकि सियासतदान ही बताते हैं कि जी धांधली हो गई, तारीखी धांधली हो गई, ये इंतखाबात जो इन पर सवालिया निशान लगा दिया जाता है, आवाम कन्फ्यूज़ रहती है। देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है कि पहले तो बीबी ने जो बातें की मैडम ने, एक तो सितम ज़रीफ़ी ये है कि 18वीं तरमीम जो हम बुनियादी तौर पर बात करते थे सूबाई खुद मुख्तारी की, 73 का आइन भी ये कहता रहा, लेकिन बमुश्किल 2011 और 10 में 18वीं तरमीम के ज़रिए कुछ न कुछ सूबाई खुद मुख्तारी हम दे सकें। अब मुझे पता है कि 18वीं तरमीम की मुखालफत क्यों की जाती है, क्या वजह है। अभी भी कोशिश हो रही है कि 18वीं तरमीम का ख़ात्मा हो। ठीक है, क्योंकि बुनियादी चीज़ पर बलूचिस्तान में या दिगर सूबों में जो वसाइल है, जो मादनियात है, जो ज़ख़ायर है, ग्वादर आपके सामने एक साइल है, उसकी शक्ल में गैस है, रिकॉर्डिक है, सेंदक का प्रोजेक्ट है, और ये CPA बलूचिस्तान से गुज़रता है। अब एक तरफ 18वीं तरमीम, दूसरी तरफ वफाक की चाहत ये है, वो वफाक डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, वो इस्लामाबाद हो, इस्लामाबाद और पिंडी दोनों, ठीक है, वो 18वीं तरमीम के हक़ में नहीं है। ठीक, वो चाहते हैं कि 18वीं तरमीम यानी सुबह से जो कुछ न कुछ इख्तियारात दिए वो वापस ले जाए। लेकिन ये पार्लियामेंटेरियन दोनों ऐवान बैठ के महीनों उन्होंने ये 18वीं तरतीब दी। ये ख्वाब में उन्होंने नहीं देखा कि सुबह उठ के उन्होंने 18वीं तरमीम तरतीब दी। एक तो ये, दूसरी बात ये है कि हमारे 75 साल गुजर गए, 75 साल, और बांग्लादेश हमसे अलग हुआ। आज हम बांग्लादेश से सीखते हैं, होना तो ये चाहिए था कि कोई और हमसे सीखे, लेकिन हम कहाँ से सीखते हैं, बांग्लादेश से सीखते हैं जो हमसे अलग हुए। दूसरी बात यह है कि मौलाना साहब हर हुकूमत में नहीं है। मैं मैडम को ये बता दूँ, 47 के बाद आज तक जमीयत उलमा इस्लाम सिर्फ 7 या 8 साल हुकूमत में रहा है। 2.5 साल जरदारी साहब के साथ 2018 8 और 13 के दरमियान, 5 साल नवाज शरीफ के साथ, और 1 साल ये, तकरीबन 8 साल 75 साल में। तो फिर हम हर हुकूमत में कहाँ, आप कहते हैं हर हुकूमत में। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह 2 बड़ी पार्टियों ने या 3 बड़ी पार्टियों ने हुकूमत की है वफाक की, कभी 3 सूबों में, कभी वफाक में, मुझे बताइए कि जमीयत उलमा इस्लाम ने कभी भी सिंगल पार्टी की हैसियत से या लीडिंग पार्टी की हैसियत से या अक्सरियती पार्टी की हैसियत से वफाक में हुकूमत की हो। असल इख्तियारात और कानून साजी फैसले तो यहाँ वफाक में होते हैं ना जी। तो फिर किधर हमने हुकूमत की है। अब्दुल क़य्यूम साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अच्छा अब्दुल क़य्यूम साहब, एक तो ये चीज़ कि जो मखलूत हुकूमत है, कोलेशन में जब हुकूमत होती है, तो जिस तरह अब ये हाफिज़ साहब गिला कह रहे हैं कि जी मुशावरत करनी चाहिए, नसरीन साहिबा ने भी कहा 2 बड़ी पार्टियाँ बैठकर सारी चीज़ें डिसाइड करें, तो जब इतनी ज़्यादा पार्टियाँ इकट्ठी हैं, इत्तेहादी हैं, तो मुशावरत करना बहरहाल लाजमी होता है, एथिकली भी ज़रूरी होता है और वैसे भी ज़रूरी होता है, बाउंड होते हैं। अब आगे जाके भी सुनने में आता है कि मखलूत हुकूमत ही नज़र आती है, क्योंकि सादा अक्सरियत शायद किसी को नहीं मिलती नज़र आती, तो आगे भी जो मखलूत हुकूमत होगी वहाँ पे भी यही सिलसिला चलता रहेगा कि जो बड़ी पार्टियाँ होंगी वो डिसाइड करें, या कोई बड़ी पार्टी डिसाइड करे और बाकी सबको इसी तरह इग्नोर किया जाए, निगलेक्ट किया जाए। देखिए 2 चीज़ें, एक ये 18th अमेंडमेंट पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए हमें ब्लैक एंड वाइट में बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि या ये अमेंडमेंट बिल्कुल गलत है या सारी बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी एंडेवर हुई है, लेकिन इसमें 1973 के आइन को तकरीबन 103 आर्टिकल उसके तकरीबन 350 में से वो अमेंड हुए, जिनमें बहुत से अच्छे पॉइंट है, और डिसेंट्रलाइजेशन टू दी प्रोविंसेस और उनको ज़्यादा ऑटोनोमस बनाने की बात बहुत अच्छी है। लेकिन मसला फिर ये हुआ कि सूबों ने मरकज से तो अपने वसाइल भी लिए, हक भी लिए,
लेकिन सूबों ने नीचे बल्दियात को और उनको एम्पावर करने के लिए उसमें कोताहियां हुई और इसकी इम्प्लीमेंटेशन में फर्क पड़ता रहा। तो ये था, कुछ चंद और भी चीजें थी और उनके अंदर कुछ अमेंडमेंट हो भी चुकी है। यानी 18th अमेंडमेंट इज नॉट वन अमेंडमेंट, 18th अमेंडमेंट इज अबाउट 85 या 90 अमेंडमेंट्स है जिनको ये चेंज करते रहे और इनको कॉन्स्टेंटली रिव्यू करने की जरूरत रहती है। और जो अच्छे पॉइंट है, जो कि मोर देन 90% बहुत अच्छे पॉइंट हैं, वो रिटेन करें और जहां आप देखें कि बदलते हालात के साथ चेंज करें। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट आप कह रही है मशावरत का जो है, देखिए ये बात कि दो बड़ी पार्टियां मुशावरत करती हैं, अगर दो बड़ी पार्टियों की मुशावरत अभी हुई है तो रजा रब्बानी साहब उस बड़ी पार्टी के हैं जिन्होंने बिल को भी फाड़ दिया और ये कहा कि वो कहा, तो इसका मतलब मैं तो ये बिलीव नहीं करता कि नून ने पीपीपी से भी मुशावरत नहीं की, किसी से भी। ये वर्थ चेकिंग है एंड आई रिक्वेस्ट दी लॉ मिनिस्टर कि वो एक्सप्लेन करें कि ये इसको कैसे आपने ये इनको इकट्ठा किया, इतने इन चीजों को इनकी जस्टिफिकेशन क्या थी, तो फिर वो पास किया। और आइंदा भी अगर कोलिशन गवर्नमेंट होती है ना, उसके अंदर देन सारे कोलिशन पार्टनर्स को आपको लेके पड़ता है, तो इसलिए दुआ करें कि कुछ सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। ठीक है जी जी ठीक है। अच्छा अब्दुल क़य्यूम साहब, लास्ट में जरा कमेंट कर दीजिएगा, 1 से 1.5 मिनट है, ये जो SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, ये जो 4 एस्पेक्ट्स 4 शोबों को कवर किया जाएगा, जिसमें एग्रीकल्चर है, माइंस एंड मिनरल्स है, IT है और डिफेंस प्रोडक्शन है, और जाहिर बात है लोगों को रोज़गार के मौके भी मिलेंगे और कुदरती वसाइल से, मादनियात से मालामाल है हमारा मुल्क, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पर जब काम होगा तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका भी ट्रस्ट एक हम बिल्ड करेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास स्किल्स हैं लेकिन रोज़गार नहीं है, उनको रोज़गार मिलेगा। लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट को जब हमने जो अमली जामा पहनाना होता है, किसी ख्वाब को, किसी प्रोजेक्ट को, उस पर काम किया जाता है, नताइज आने तक, रिजल्ट्स आने तक बहुत कमिटमेंट चाहिए होती है, हौसला चाहिए होता है। मेरे मुताबिक सबसे ज़्यादा इंतजार करते करते आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। तो कितनी उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, पहली बात मैं ये कहता हूँ कि मुल्क जो है ना, लोन लेने से और IMF पे डिपेंड करने से आगे नहीं चलते, या दोस्त ममालिक से पैसे लेने से। आपको प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होगा, आपको लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी। तो इसके लिए ये जो हुकूमत ने पिन पॉइंट किए 4 सेक्टर जो आपने भी बताए हैं कि एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, IT है और इसी तरह की जो डिफेंस प्रोडक्शन है। डिफेंस प्रोडक्शन का तो मैं POF का चेयरमैन था 5.5 साल, आई नो व्हाट इज द ग्रेट पोटेंशियल, और मैं 6 साल चेयरमैन रहा डिफेंस प्रोडक्शन की कमेटी सेनेट की का, एंड आई नो के ट्रेमेंडस पोटेंशियल है और ये वेस्टर्न दुनिया इससे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज अर्न करती है एक्सपोर्ट करके। तो ये जो 4 सेक्टर्स हैं, ये इट इज हिटिंग द नेल ऑन द हेड। एंड आई टेल यू कि पाकिस्तानी कौम अल्लाह के करम से अजीम कौम है, आपके पास अच्छे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, काम करने वाले लोग हैं, राइट पीपल को लगाएं। और इस एफर्ट के अंदर अगर आपने एग्रीकल्चर रिसर्च को आगे ले गए, IT में लोगों को ट्रेन किया, और इसी तरह ये जो बाकी 2 आपके जो सेक्टर है, डिफेंस प्रोडक्शन वाला भी जो सेक्टर है, इसको आपने किया। माइनिंग का तो आपके पास प्रेसिडेंट ने बताया $6 ट्रिलियन के खजाने हैं। तो लेट अस गेट टुगेदर और हम आपस के अंदर इत्तेहाद करके 4 सूबों में, 5 सूबों में, कश्मीर के अंदर हर जगह के ऊपर अपनी ग्रोथ को बढ़ाएं और इसी से पाकिस्तान मुश्किल से निकल आएगा इंशाअल्लाह, उम्मीद है इंशाअल्लाह। ठीक है जी, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आप होगी इंशाअल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।